नमस्कार दोस्तों, मैं डीके साहनी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको कुछ बता देते हैं, जो कि है आपका सबसे पहला सवाल होगा आपके मन में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग क्यों पढ़ें। ठीक है, तो इन जनरली हम लोग का डेफिनेशन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि केमिस्ट्री का वह पार्ट, केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें हम लोग कार्बन एवं उनके यौगिकों के बारे में स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहां से एक बात निकल करके आ रहा है, एक सवाल निकल के आ रहा है कि केवल और केवल कार्बन एवं कार्बन का ही यौगिक के बारे में हम लोग केमिस्ट्री का एक पार्ट क्यों पढ़ें। तो इसको समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा कार्बन का टैलेंट, कार्बन का टैलेंट, है ना। तो कार्बन का टैलेंट जानने से पहले सबसे पहले सबके बारे में जान लेते हैं कि हम लोग का तत्व कितना अब तक खोज हो चुका है, 118। तो कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कितना, पूरा का पूरा एक किताब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो नाइट्रोजन के बारे में भी तो हम लोग के पास में और एक किताब होना चाहिए था, नाइट्रोजन केमिस्ट्री। ऑक्सीजन के लिए एक किताब होना चाहिए था, ऑक्सीजन केमिस्ट्री। हाइड्रोजन के लिए होना चाहिए था हाइड्रोजन केमिस्ट्री। हर किसी का एक पार्ट वाइज होना चाहिए केमिस्ट्री का पार्ट, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ। मतलब 118 तत्व अगर है तो उसे 118 तत्व का भी 118 किताब होना चाहिए था, मजा आ जाता पढ़ने में। और हम लोग सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते, यहाँ तो 6-7 बुक संभलता नहीं है, हम लोग 118 बुक कैसे पढ़ते। पता चलता हम लोग पागल हो जाते। क्या हो जाते? पागल हो जाते, गोल को पाने में लग जाते, जिसको हम लोग पागल कहते हैं। चलिए खैर, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जानते हैं कि कार्बन के बारे में हम लोग क्यों पढ़े पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कुछ जनरल बात को। जैसे आपके क्लास में, क्लास 10th में या फिर किसी भी क्लास में अगर आप बैठे हुए होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उस क्लास में सारा बच्चा का सारा सब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिर अगर आपको उसका इंग्लिश, हिंदी, सारा सब्जेक्ट में वो टैलेंटेड नहीं होता है। हर सब्जेक्ट उसको 100% अच्छा से नहीं आता है। कुछ बच्चे का मैथ अच्छा है, कुछ बच्चे का केमिस्ट्री अच्छा है, कुछ बच्चे का फिजिक्स अच्छा है, तो कुछ बच्चे का इंग्लिश में तोते जैसा बोल रहा है, पता नहीं कैसे बोल रहा है, लेकिन तोता जैसा जैसे भी हो, उसको अगर इंग्लिश समझ में आ रहा है, किसी बच्चे को मैथ समझ में आ रहा है, किसी बच्चे को केमिस्ट्री समझ में आ रहा है, कोई फिजिक्स के पीछे पागल है, न्यूटन का ब्लॉक को इधर उधर कर रहा है, अपना इधर से गिरा रहा है, उधर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। ठीक है, कोई केमिस्ट्री में पागल है, कलर में कलर मिलाया जा रहा है। तो यहां हम लोग को इससे ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है, कुछ बच्चा उसमें होता है आपके बैच में जिसको हम लोग बोलते हैं कि गॉड गिफ्टेड है। क्या है? गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड मतलब क्या? बहुत टैलेंटेड है, बचपने से पता नहीं क्या खा के पैदा हुआ है। क्या बोले? कैसे पैदा हुआ पता नहीं, क्या बचपने से खा रहा है, कौन सा विटामिन खा रहा है, पता नहीं, इसका दिमाग इतना क्यों तेज है, या फिर ये कितना इतना तेज क्यों है, हर सारा सब्जेक्ट इसको आ क्यों रहा है। उसको फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, मैथो आता है, इंग्लिश में पूछो इंग्लिश में बक रहा है फालतू का नहीं, उसको कहेंगे हम लोग, उसको सब कुछ याद है। उसको कहते हैं हम लोग मल्टीपुल टैलेंटेड। तो मल्टीपुल टैलेंटेड यहां कौन होगा केमिस्ट्री में? तो चलिए हम लोग पॉइंट पे आते हैं। यहां हम लोगों का मल्टीपुल टैलेंटेड बॉय कौन है? बॉय या गर्ल्स, है ना, गर्ल्स बुरा मान जाएगी, ठीक है, इसलिए बॉय और गर्ल्स। तो यहां मल्टीपुल टैलेंटेड कौन है? यहां है कार्बन। न लड़का है और न ही लड़की है कौन? यहां कार्बन है। कार्बन जो है मल्टीपुल टैलेंटेड होता है। मल्टीपुल टैलेंट क्या होता है? इसमें ऐसा मल्टीपुल टैलेंट होता है कि अगले के साथ में वो दूसरे के साथ जुड़ करके सिंगल, डबल, ट्रिपल और बॉन्ड क्या कर सकता है? बना सकता है। खुद से जुड़ करके क्या कर सकता है? एक लंबा सा चैन बना लेगा, बहुत दूर तक जुड़ते हुए चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितना भी कार्बन को मन होगा, चल हमारे साथ में जुड़ते चले, बहुत दूर तक क्या करेगा? वो जोड़ करके मानव श्रृंखला के जैसा वो चैन बना लेगा। ठीक है, जिस गुण को कहा जाता है कैटेनेशन। इसको हम डिफाइन करेंगे यहां। दूसरा टैलेंट इसका वैलेंसी, ये 4 शो करता है, जिसको कहते हैं हम लोग टेट्रावैलेंसी। कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, मतलब ये संयोजकता कितना प्रदर्शित करता है? 4। ये ग्राउंड स्टेट में नहीं करता, ये एक्साइटेड स्टेट में करता है। मतलब ग्राउंड स्टेट को हम लोग हिंदी में कहते हैं भूमिज अवस्था, और एक्साइटेड स्टेट को कहते हैं हम लोग उत्तेजित अवस्था।
हमेशा उत्तेजित अवस्था में ये 4 वैलेंसी शो करता है। अगर ग्राउंड स्टेट में बात किया जाए तो कार्बन 2 ही वैलेंसी शो करता है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद अगला इसका टैलेंट था, पहला टैलेंट तो हो गया कि 4 वैलेंसी शो करता है। दूसरा टैलेंट हुआ कि ये क्या कर सकता है, अपने में जुड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ढेर सारा कार्बन जुड़ करके ढेर सारा बहुत लंबा मानव श्रृंखला के जैसा अपना भी चेन बना सकता है। अपना भी ये क्या कर सकता है, बहुत बड़ा चेन बना सकता है। क्लियर हुआ यहां तक। तीसरा इसका टैलेंट, तीसरा टैलेंट है कि ये दूसरे परमाणुओं के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता था। अपने कार्बन के साथ भी और पड़ोसिया के साथ में भी ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता था। अगला टैलेंट इसका क्या था, अगला टैलेंट था कि ये क्या करता था, अपने परमाणुओं के साथ मतलब कार्बन कार्बन एक दूसरे से जुड़ करके चेन भी बना जा रहा था। चेन मतलब सोना का चेन नहीं, कौन सा चेन, श्रृंखला, है ना, श्रृंखला बना ले रहा था। और दूसरा चीज वलय जैसा मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी ये क्या कर रहा था, बना ले रहा था। अगला टैलेंट इसका क्या था, दूसरे परमाणु को भी ये अपने चेन में जोड़ ले रहा था। दूसरा परमाणु भी इसके चेन में जुड़ सकता था। अगला इसका टैलेंट था कि ये आइसोमेरिज्म शो करता था, समावयवता, जो कि आप थोड़ा बहुत 10th में अगर पढ़े होंगे समावयवता के बारे में। तो समावयवता हम लोग कहते हैं कि अणुसूत्र समान होता है और संरचना सूत्र अलग अलग होता है, उसको हम लोग कहते हैं समावयवता। मतलब अणुसूत्र एक होगा लेकिन उसका संरचना जब बनाएंगे ढेर सारा उसका संरचना बन जाएगा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ से ज़्यादा बढ़ने लगा। इतना टैलेंट होने के कारण जो है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड होने लगा, जिसके कारण हम लोग को क्या करना पड़ा, सेपरेट करके कार्बन के बारे में और उसके यौगिकों के बारे में स्टडी करने का हम लोगों को एक बुक को हम लोग को बनाना पड़ा। ठीक है, एक पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। सपोज दैट जैसे एक मोहल्ले में 2 ही आदमी है, तो 2 आदमी के बारे में आसानी से वो तो ऐसा गुण है, वो लफुआबाजी करता है, वो नौटंकी करता है, वो एकदम शांत बच्चा है, बहुत बदमाशी करता है, घूमते फिरते रहता है, वो बच्चा जो है पढ़ता है। हम लोग आसानी से दोनों का गुण को हम लोग डिफाइन कर सकते थे। लेकिन वही अगर पूरा मोहल्ला का बच्चा के बारे में पूछा जाए तो तब तो थोड़ा सा कठिन होगा, जनगणना करना पड़ेगा। जनगण मन अधिनायक जय है, ठीक है, जनगणना करना पड़ेगा। ठीक है, जनगणना करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा किसका गुण क्या है, कौन फैमिली का है, वो उस फैमिली के जैसा गुण होगा उसका, ठीक, ज़्यादा होने के कारण। या फिर एक मोहल्ला अगर बहुत आदमी का मोहल्ला बन गया, उस मोहल्ला का नाम घोषित कर दिया जाता है, सहनी टोला, शर्मा टोला और सिंह टोला, न जाने मतलब टाइटल पर ही उस गांव का नाम रख दिया जाता है। और उस गांव का अलग से वोटर लिस्ट तैयार होता है और हर आदमी का जो है उसमें नामांकन कर लिया जाता है, जिसको कहते हैं जनगणना। समझ में आया। तो ज़्यादा हो जाने के कारण क्या, हम लोग का एक पोथी पत्रा बन जाता है, पोथी बन जाता है जिसमें सारा का नाम लिखा हुआ रहता है। वही सेम चीज यहाँ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी कार्बन का यौगिक का संख्या बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण हम लोगों को क्या करना पड़ा, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग से बनाना पड़ा और उसमें सब का नामांकन करके उसका हम लोग गुणों के बारे में आसानी से स्टडी कर सकें, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाया गया। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला जो साइंटिस्ट एंट्री मारा था, सबसे पहले एंट्री मारा था बर्जिलियस साहब। वो बर्जिलियस साहब कब एंट्री मारा था, सन 1815 ईस्वी में। कब मारा था, सन 1815 ईस्वी में वो एंट्री मारा। और वो कहा क्या, एकदम सुंदर सा बात, वो बोला कि देखिए भैया, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम लोग केवल और केवल सजीव से प्राप्त या निर्मित कर सकते हैं। फिर से सुनना इस बात को। 1815 ईस्वी में बर्जिलियस साहब, ठीक है, बर्जिलियस साहब एंट्री मारा और एंट्री मार करके कहा क्या कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को केवल और केवल हम लोग सजीव से प्राप्त या फिर निर्मित कर सकते हैं और इसको हम लोग कभी भी लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। कहाँ नहीं बना सकते, लैब में, प्रयोगशाला में इसको हम लोग नहीं बना सकते। ये किसने कहा था, बर्जिलियस ने। कब कहा था, 1815 ईस्वी में। और इसके साथ में वो एक रीजन भी दिया कि देखिए भैया, ये जो होता है, ये जो बर्जिलियस साहब जो बोला कि सजीवों से प्राप्त किया जा सकता है, कोई खुरपाती नजर वाला होगा, पूछा काहे भैया, ऐसा काहे। तो वो सुंदर सा जवाब दिया
कि इसमें जो है एक मिस्टीरियस फोर्स पाया जाता है जिसको कहते हैं जैव बल, जैव बल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग वाइटल फोर्स। वो जवाब दिया कि सजीवों में वाइटल फोर्स पाया जाता है, एक बल होता है जिसका नाम होता है जैव बल, वही जैव बल पाया जाता है किसमें, सजीवों में। और उसी जैव बल के आधार पर ये अपना थ्योरी का नाम दे दिया जैविक बल का सिद्धांत। क्या दे दिया नाम, जैविक बल का सिद्धांत, जैविक बल का सिद्धांत। आया समझ में। और इसी को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। इतना कह करके वो अपना वाणी को विराम दे दिया। क्या कर दिया, अपना वाणी को विराम दे दिया। ठीक, उसके बाद एंट्री मारे होलर साहब। कौन मारे एंट्री, होलर साहब एंट्री मारे। होलर साहब देखिए एंट्री मारे और वो अपना सुंदर सुंदर बात क्या कह के गया। ठीक, होलर साहब एंट्री मारे थे 1828 ईस्वी में। कब मारे थे एंट्री होलर साहब, वही अगर आपसे पूछेगा कि वर्जिलियस साहब कब एंट्री मारे थे, वर्जिलियस साहब 1815 ईस्वी में मारे। वर्जिलियस साहब किस आधार पर अपना थ्योरी दिए थे, वाइटल फोर्स थ्योरी। वो बोला था कि केवल सजीवों से बना सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और क्योंकि उसमें कौन सा बल पाया जाता है, जैविक बल पाया जाता है। उसी बल के आधार पर वो नाम दे दिया था जैविक बल का सिद्धांत, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। उसके बाद एंट्री मारा 1828 ईस्वी में कौन, होलर साहब। होलर साहब एंट्री मारा, एंट्री मार करके ये कर क्या रहा था, ये बना रहा था इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, वो कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा था, वो क्या कर रहा था बेचारा, NH4 का होल 2SO4 अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को क्या कर रहा था, वो गर्म कर रहा था। क्या कर रहा था, ये गर्म कर रहा था। कहां, लैब में। ठीक, गर्म कर रहा था जैसे ही, तो उससे को प्राप्त हुआ सबसे पहले अमोनियम साइनेट। क्या प्राप्त हुआ उसको पहले, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट प्राप्त हुआ। ठीक, उसको सबसे पहले क्या किया, वो अमोनियम सल्फेट लिया। अमोनियम सल्फेट को किसके साथ, पोटेशियम साइनेट के साथ में गर्म जैसे किया, उसको मिला अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। ठीक, अमोनियम उसको साइनेट प्राप्त हुआ। अमोनियम साइनेट को जैसे ही प्राप्त किया, इसको थोड़ा सा गर्म किया। क्या किया, थोड़ा सा गर्म किया, हीट किया। जैसे ही हॉट हुआ कौन, अमोनियम साइनेट। जैसे ही हॉट हुआ, इधर से निकल गया बेचारा यूरिया। क्या निकल गया, यूरिया निकल गया। और हल्ला मच गया चारों तरफ, हाँ यूरिया बन गया, यूरिया बन गया, यूरिया बन गया। क्या बन गया, यूरिया बन गया। कैसे, अचानक से बन गया। ये बना क्या रहा था, ये बना रहा था इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे बना रहा था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा था ये अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को लेकर के गर्म कर रहा था, गर्म करके बना रहा था वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन अचानक से प्राप्त हो गया क्या, यूरिया। यहां से वर्जिलियस साहब का हालात पंचर हो गया। क्या हो गया, उसका हालात पंचर हो गया। अब देखिए कुछ साइंटिस्ट और भी देखा, ये जो हल्ला करने लगा, भाई हमारा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। कहां बन गया, तो बोला कि देख भाई प्रयोगशाला में बन गया। कहां बन गया, प्रयोगशाला में। तो प्रयोगशाला में अगर आपसे सबसे पहले सवाल इससे आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रयोगशाला में कौन सा बनाया गया था, और हम लोग कहेंगे क्या, यूरिया बनाया गया था। कहेगा यूरिया का सूत्र क्या होता है, बोलेंगे भैया यूरिया का सूत्र NH2CO होता है। आया समझ में, ठीक है। उसके बाद जब ये यूरिया बना दिया, बनाने के बाद एंट्री मारे कोलवेज साहब। कौन मारे एंट्री, कोलवेज साहब। कोलवेज साहब 1845 में, 1845 में बना के रख दिया एसिटिक एसिड। क्या बना के रख दिया, एसिटिक एसिड बना दिया, ये भी प्रयोगशाला में। उसके बाद खर का दिमाग किसका खराब हुआ, दिमाग बर्थलोट साहब का। किसका दिमाग, बर्थलोट साहब का। बर्थलोट साहब का दिमाग खराब हुआ, वो 1848 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में,
1856 ईस्वी में ये भी बना डाला मीथेन, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्या बना डाला वो? मीथेन बना डाला, CH4। तो अब तो देखा जाने लगा कि प्रयोगशाला में भाई साहब ये क्या बनने लगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनना शुरुआत हो गया, जिसके कारण वर्जिलियस साहब का हालात और पंचर हो गया और उसके थ्योरी को नकार दिया गया और उसका थ्योरी वहीं से उसका थ्योरी का अंत हो गया। आया समझ में? उसके बाद हम लोग समझते हैं कि कार्बन का यूनिक गुण क्या क्या होता है। कार्बन का यूनिक गुण क्या क्या होता है, इसी यही बेस है हम लोगों का। कार्बन का अगर यूनिक गुण अगर क्लियर हो गया पूरा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से देखें इस वीडियो को आगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिकनेस ऑफ कार्बन। यूनिकनेस ऑफ कार्बन, कार्बन का यूनिकनेस के बारे में हम लोग बात करते हैं कि कार्बन का जो है यूनिक गुण क्या क्या होता है, बताइए जरा सा। कार्बन का यूनिक गुण क्या क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कार्बन का अनोखा गुण। क्या कहते हैं? कार्बन का अनोखा। ये तो अनोखा है, किसी के जैसा नहीं है, अद्वितीय है, इसके जैसा कोई नहीं है, इसके जैसा मल्टीपल टैलेंटेड कोई नहीं है। तो सबसे पहला इसका टैलेंट था टेट्रावैलेंसी। क्या था? टेट्रावैलेंसी, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं एकदम खतरनाक हिंदी, चतुसंयोजकता। क्या है? चतुसंयोजकता। अब ये कब शो करता है, समझिए जरा सा। हम लोग कार्बन के बारे में जानते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6। जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है। जब हम लोग आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इसका इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, इसमें ये भराएगा, s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और p में हम लोग जानते हैं कितना ऑर्बिटल होता है? 3 ऑर्बिटल होता है। और इलेक्ट्रॉन भरने का तो हम लोग सिस्टम जानते हैं, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरबो, ओकरा बाद जोड़ा लगाएंगे, यही ना। पहले क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरेंगे, उसके बाद हम लोग जोड़ा लगाएंगे। किसमें? s में नहीं, s में आपको जोड़ा एक एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में एक तो क्लॉकवाइज रखे और एक तो एंटी क्लॉकवाइज रख दिए। और दूसरा में हम लोग का क्या हुआ? p में, d में, f में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले एक एक करके सजाते हैं, उसके बाद अगर भर जाता है आधा, तो उसके बाद उसमें जोड़ा लगाते हैं। आया क्या समझ में? तो इसको कहा जाता है ग्राउंड स्टेट। क्या कहा जाता है इसको? ग्राउंड स्टेट, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं भूमिज अवस्था। क्या कहते हैं? भूमिज अवस्था। लेकिन जब भूमिज अवस्था में देखे, तो देखे कि हाँ 2 ही ठो हाफ फील्ड वाला ऑर्बिटल है। क्या है? हाफ फील्ड मतलब आधा भरा हुआ जो है 2 ही ठो ऑर्बिटल है, तो इससे 2 ही परमाणु कोई जुड़ सकता है आकर के। लेकिन हम लोग तो सुनते आए हैं कि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। अगर आपसे रिलेटिव वैलेंसी इसका पूछे, तो कहेंगे भैया इसका रिलेटिव वैलेंसी ग्राउंड स्टेट में कितना होता है? 2 होता है। लेकिन हम लोग जब एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? 2s का एक इलेक्ट्रॉन क्या चले जाता है? p में चले जाता है। कौन सा ऑर्बिटल में चले जाता है? जिसमें हम लोग का p में भी 3 ऑर्बिटल होता है। इसमें एक तो होता है, आप पढ़े होंगे, एक होता है px, py और pz। मतलब 2s का ये एक इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ चल जाता है? pz में चले जाता है। pz में जैसे ही जाएगा, हम उसको हम लोग कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। इसको लिखेंगे 1s2 2s, एक इलेक्ट्रॉन तो गया उसमें इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2p3। तो हम लोग इसका बनाएंगे, तो ये क्या? हाफ फील्ड ये भी हो गया। ये क्या? p में 3 ऑर्बिटल में हम लोग का इलेक्ट्रॉन कितना? एक एक। अब तो भाई साहब इसमें 4 परमाणु जुड़ सकता है। अगर 4 परमाणु जुड़ सकता है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसको? इसका वैलेंसी कार्बन का 400 कर सकता है। 400 कर सकता है, इसको कहते हैं हम लोग एक्साइटेड स्टेट। क्या कहते हैं इसको? एक्साइटेड स्टेट। हुआ क्या क्लियर यहां से? या फिर इसको हिंदी में अगर कहना चाहें तो बोलेंगे उत्तेजित अवस्था। क्या कहेंगे उसको? उत्तेजित अवस्था। क्लियर है यहां तक? उत्तेजित अवस्था इसको हम लोग कहते हैं, ठीक। उत्तेजित अवस्था में इसका वैलेंसी कितना? 4 होता है। तो पहला इसका टैलेंट था कि ये क्या करता है? संयोजकता कितना शो करता है? 4 संयोजकता शो करता है। दूसरा टैलेंट का इसका बात करते हैं हम लोग, ध्यान दें। दूसरा टैलेंट इसका होता है केटेनेशन। क्या होता है? केटेनेशन मतलब श्रृंखलन गुण। हिंदी में कहते हैं क्या?
श्रृंखलन गुण। क्या बोलेंगे इसको? श्रृंखलन गुण। मतलब ये है कि कार्बन, दूसरा है कि श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करता है। अब श्रृंखलन गुण होने का क्या मतलब? श्रृंखलन गुण हम लोग कहते हैं एक परमाणु, कार्बन परमाणु, दूसरे कार्बन परमाणु, तीसरे कार्बन परमाणु, चौथे, पांचवें, छठे, ऐसे लाखों करोड़ों कार्बन परमाणु आपस में जो है मानव श्रृंखला के तरह आपस में बहुत बड़का चेन बना लेता है। और कार्बन का इस तरह से चेन बनाना कहते हैं हम लोग इसका गुण को कैटेनेशन। क्या बोलते हैं? एक परमाणु, कार्बन परमाणु, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, ढेर सारा कार्बन परमाणु मिलकर के जब बहुत बड़ा चेन बना लेता है तो कार्बन का इस गुण को ही कहा जाता है कैटेनेशन। तो हम लोग इसका एग्जांपल ऐसे बना सकते हैं कुछ, कार्बन एक परमाणु, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से डॉट 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 फलना चिल्ला ढकनवा तक। कहाँ तक? फलना चिल्ला ढकनवा तक, यहां तक चले जाता है। ढेर सारा कार्बन परमाणु जुड़ करके इसी गुण को कहा जाता है क्या? कैटेनेशन कहा जाता है कार्बन का। क्लियर है यहां तक? उसका थर्ड वाला पॉइंट हम लोग समझते हैं। तीसरा इसका मल्टीपल टैलेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। इसका तीसरा यूनिक गुण होता है कि ये अपने परमाणुओं के पास साथ, मतलब कार्बन परमाणुओं के साथ या अन्य परमाणुओं के साथ ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ये बना सकता था। मतलब एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और तीन तीन बॉन्ड तक आपस में क्या कर सकता था? ये बना सकता था। तो क्या हम लोग तीसरा ऐसा बना सकते थे कि कार्बन जो है अपने अपने के साथ में चोंच में चोंच मिला करके क्या बना लेगा? चोंच में चोंच मिला करके सिंगल बॉन्ड। दूसरा क्या? डबल बॉन्ड भी बना सकता था। तीसरा ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता था खुद में जुड़ करके। लेकिन इसका और भी गुण था कि ये दूसरे परमाणुओं के साथ में भी ऐसे कर रहा था। ये कौन? कार्बन। एक्स को हम लोग किसको बोलते हैं? हेलोजन को। हेलोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड बना लेता था। ऑक्सीजन के साथ जैसे ही जुड़ता था ये डबल बॉन्ड बना ले रहा था। नाइट्रोजन के साथ जुड़ करके ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा था। सल्फर के साथ में जुड़ करके ये कैसा बॉन्ड बना रहा था? डबल बॉन्ड बना ले रहा था। ये टैलेंट किसका? कार्बन का। आया समझ में? तो ये था हम लोग इसका तीसरा टैलेंट कि ये क्या कर सकता था? खुद के परमाणुओं के साथ या फिर अन्य परमाणुओं के साथ में ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये बना सकता था। अगला इसका टैलेंट है, चौथा टैलेंट, देखिए जरा सा। ये क्या कर सकता था? लंबा चेन का भी निर्माण कर सकता था। लंबा चेन मतलब लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता था। या फिर ये गोल गोल जैसा स्ट्रक्चर, गोल गोल जैसा स्ट्रक्चर मतलब रेक्टेंगुलर या फिर आयताकार या फिर वर्गाकार या फिर 6 भुजा वाला, मतलब ढेर प्रकार का ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर ये बना सकता था। कौन? कार्बन। आया समझ में? तो ये क्या कर रहा था? कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ करके बेचारा रिंग जैसा स्ट्रक्चर भी बना ले रहा था। ठीक? या फिर ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप, ये तो ऐसा कैसा? ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना ले रहा था या सीधा सीधा भी बना ले रहा था। अगला टैलेंट इसका कि ये क्या कर रहा था? ब्रांच वाला भी बना ले रहा था। ब्रांच समझते हैं ना? अरे ब्रांच समझते हैं ना? वो जो पेड़ पौधा में जो होता है, एक तो तना होता है और ढेर सारा हाथ फैला करके इधर उधर रहता है। आया समझ में? उसको हम लोग कहते हैं इधर उधर फैला हुआ रहता है, उसको कहते हैं हम लोग डाल डाल पे। आया क्या समझ में? डाल को ही हम लोग कहते हैं क्या? हम लोग गांव वाला भाषा में बोलते हैं डाल। किसका डाल? गाछ का। यही बोलते हैं ना? उसका डाल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं। जैसे हम लोग का ये क्या तना हो गया और ये क्या हो गया? इसका डाल डाल हो गया और इसी को कहेंगे हम लोग ब्रांच। मतलब ये कि ये सिंगल सीधा चेन भी बना सकता था और ब्रांच वाला भी चेन बना सकता था और क्या कर सकता था? ये रिंग जैसा भी ये स्ट्रक्चर को बना ले रहा था। कौन? कार्बन। इसका टैलेंट है। और एक टैलेंट, अगला टैलेंट, ये जो रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना रहा था सिर्फ कार्बन के साथ ही नहीं, अन्य परमाणुओं के साथ भी ये बना ले रहा था। ठीक? या फिर ऐसा भी बना सकते हैं हम लोग, या ये क्या कर रहा था? दूसरे परमाणुओं के साथ में भी जुड़ करके सीधा चेन या फिर रिंग जैसा चेन को ये बना ले रहा था। रिंग जैसा स्ट्रक्चर भी ये बना ले रहा था। कौन?
कार्बन। इसका अंतिम गुण है, कौन सा गुण होगा भाई? छठा गुण था इसका। ये आइसोमेरिज्म शो करता था। ये क्या शो करता था? आइसोमेरिज्म शो करता था, मतलब ये कि समावयवता ये शो करता था, समावयवता प्रदर्शित करता था। जैसा कि समावयवता के बारे में कुछ देर पहले हम बताया आपको कि अणुसूत्र एक ही होगा, लेकिन इसका संरचना सूत्र अलग अलग होगा। संरचना सूत्र अलग अलग होने के कारण जो है ढेर सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा, बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के कारण जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का संख्या बहुत ज्यादा हो जाता है, और वो बनाने वाला कौन है? कार्बन, जिसके कारण हम लोग को पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे वीडियो को। अगर सबको समझ में आया है तो ठीक है, नहीं तो समझ लो सबका मन में कुछ ना कुछ चल रहा, मोह माया है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब हम लोग कंटिन्यू हर रोज ऑर्गेनिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैनल पर। और हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारा लेटेस्ट वीडियो जितना भी होगा बिना आपका कुछ बोले आपके चैनल, आपके फ़ोन तक एंट्री कर जाए, मतलब जिसको कहते हैं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और बने रहे हमारे साथ टिल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब तक मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक कंटिन्यू चलते रहेगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।